तुझे भूलना तो चाहा। चलिए तो जुड़िए आप लोग और आप लोग को जानकारी दे कि अभी जो हम लोग का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का समास टॉपिक है और इस समास को पढ़ना है। बहुत ही डीपली समास का अध्ययन करेंगे और ये सभी बच्चे के लिए जरूरी है। ये जितने सारे छात्र कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। और आपको इस टाइप से अभी हम समास पढ़ाने वाले हैं, इस टाइप से बताएंगे कि आपको YouTube पे इस टाइप का क्लास नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग काफ़ी बेटर तरीका से इसको देखेंगे और समझेंगे और फीडबैक जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास को जानना है बेटा, पहले किसको जानना है? समास को। समास किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास बोलेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। यूं बेटा बात कर ले समास में थोड़ा सा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप आप बोल सकते हैं। क्या चीज? संक्षेप। क्या बोल सकते हैं? संक्षेप। मतलब कोई बात है, उस बातों को एक संक्षेप रूप देना, उस बात को छोटे से लैंग्वेज में भाषा में बोल देना ही मेरा क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को संक्षेप रूप देना, संक्षिप्त करना। चलिए आगे आगे याद रखना है कि समास के भेद। तो आप लोग को जानकारी है कि समास का भेद जो होता है बेटा 6 होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे वर्ष में YEARS ईयर्स, अगर साल में 12 मंथ होता है, साल में कितना मंथ? 12 मंथ। अब 12 में दे दीजिए कितना से भागा? 2 से, 6 आ जाएगा। मतलब 6 गो महीने के भी रूप में इसको याद रख सकते हैं समास के भेद को। तो पहला जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, छठा पे अंत कर दीजिए। उसी तरह से देखिए समास के 6 भेद कौन कौन है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, एक होता है कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास हो गया, एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो फिर से नजर दौड़ाइए, समास के 6 भेद कौन कौन? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। यही समास 6 प्रकार के होते हैं बेटा। समास का जो भेद होता है वह मेनली 6 होता है। 6 को देख लिए। अब ट्रिक पे एक एक को समझेंगे। कैसे समझेंगे? ट्रिक पे समझेंगे। तो चलिए तो पहला शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रोसेस समझेंगे। और चलिए पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको बोलेंगे? तो याद रखना है जिस समास का पहला पद अवयव होता है। ऐसे इस बार परीक्षा में पूछा भी था कि किस समास का पहला पद अवयव होता है। तो याद रखना है जिस समास का पहला पद अवयव होता है और क्या होता है? प्रधान होता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे ही कौन सा समास बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ कमेंट आ रहा है, सर बेटा नहीं बोले। अरे भाई ये लैंग्वेज है जो रोज बोलते आए हैं तो हो जाता है, इसको आप बुरा नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए बार बार बेटा शब्द का यूज हो जाता है, तो आपसे हम माफी चाहेंगे। चलिए इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए आप देखिए, तो यहां देख लिए अव्ययी भाव समास में याद रखना है, इस बार ही परीक्षा में पूछा है। तो याद रखना है जिस समास का पहला पद अवयव होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव कई बार कंपटीशन में इससे पहले भी पूछा गया है कि किस समास का पहला पद अवयव होता है। तो याद रखना है सर अव्ययी भाव समास का पहला पद अवयव होता है। डाउट आपका क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे। प्रधान हो मतलब अव्ययी भाव समास का पहला पद अवयव होता ही है, इसके साथ साथ वही क्या होता है? प्रधान होता है, उसे ही क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। अब बोलिए ट्रिक की बात की है, तो अब ट्रिक पे बिल्दास तरीके से आप लोग को हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा समझिए, कहीं कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए बोलिए कि सर इसको नहीं समझे, तो चलिए कोई दिक्कत ना है, रॉन्ग फिगर मार दिए। अब ट्रिक आपका ये कहता है कि पहला पद छोटा होता है, मतलब याद रखना है ऑब्जेक्टिव बन गया किस समास का पहला पद या किस समास में पहला पद क्या होता है आपका बेटा? क्या होता है? याद रखना है छोटा होता है। तो याद रखना है किसमें?
पहला पद जो छोटा होता है अव्ययी भाव का होता है। पहला पद छोटा किसका? अव्ययी भाव का। लेकिन वही पहला पद ही आपका प्रधान भी होगा। पहला पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। बोलिए सर, इससे भी हम अव्ययी भाव समास को नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आपका डाउट हम क्लियर अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ, मोस्टली आप याद रखिए पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जरा अब ये बताइए कि किस समास का पहला पद उपसर्ग होता है? तो याद रखना है कि सर अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। डाउट क्लियर? चलिए आगे। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन होगा। अब यहां प्रति आया और एगो ये क्या आया? दिन आया। ये प्रति हुआ मेरा पहला पद, ये दिन हो गया दूसरा पद। तो पहला पद इसका क्या होता है? उपसर्ग होता है। किस समास के पहला पद उपसर्ग होते हैं या किस समास में पहला पद उपसर्ग होता है? तो याद रखना है अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इससे समझ गए। और ये उपसर्ग क्या होता है? याद रखना है उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले या किसी शब्द समूह के पहले लगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? याद रखना है क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्रतिदिन है आपका, प्रतिदिन। प्रतिदिन किस शब्द से बना है मिल करके? तो प्रति उपसर्ग इसमें आया है, इसलिए याद रखना है। क्या याद रखना है? अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा वह क्या होता है? अवयव होता है। और क्या होता है? उपसर्ग भी आपको याद रखना। चलिए आगे देखिए। और यहां आपका संधि विच्छेद भी क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास का, आजन्म। आजन्म क्या होगा? आज और जन्म बराबर आजन्म। आज और जन्म बराबर आजन्म। तो इसमें आ मेरा उपसर्ग आया। आज और जन्म होता है बेटा, आ मेरा क्या आया? उपसर्ग आया। आपका डाउट क्लियर? जी। स्वहर्ष, स्वहर्ष में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास सर। स्वहर्ष का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्व जोड़ हर्ष बराबर स्वहर्ष होगा। या इसी को आप बोलिए जब स्वहर्ष का आप विग्रह करते हैं तो स्व जोड़ हर्ष बराबर स्वहर्ष होता है, जिसमें स्व मेरा क्या है? उपसर्ग है। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं स्वहर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो स्व, तो उपसर्ग पहले किस समास में आता है? याद रखना है अव्ययी भाव समास में। चलिए थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और आगे जो एग्जाम्पल है देखिए जरा सा आप, कहता है यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास? तो याद रखना है सर अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि अभी बताए कि अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या लगा हुआ? यथासंभव में यथा जोड़ संभव बराबर यथासंभव विग्रह करने पर तो यथा लगले है, यथा उपसर्ग से आप पकड़ सकते हैं। या इसमें पहला पद प्रधान होता है तो यथा जोड़ संभव, संभव प्रधान नहीं है बल्कि यथा प्रधान है। बातें समझ आ गई? प्रतिकूल में सर समास बताइए, अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल का सर विग्रह बता दीजिए। तो प्रति जोड़ कूल बराबर प्रतिकूल। सर प्रतिकूल में थोड़ा सा संधि की बात कर लीजिए तो प्रति जोड़ कूल बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा आपका। ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद। पहला पद मेरा उपसर्ग मिल गया। पहला पद किस समास का उपसर्ग होता है सर जी? अव्ययी भाव समास का होता है। चलिए आगे देखिए। अब आगे दिया हुआ यथासंभव, यथा जोड़ समय बराबर यथा समय। इसी तरह से यथासंभव भी हो जाएगा। यथा जोड़ संभव बराबर यथासंभव। आगे दिया हुआ आजीवन, आ जोड़ जीवन बराबर आजीवन। आ मेरा उपसर्ग है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। यथाशक्ति अभी बता दिए, यथा स्थान उसी तरह से। अब थोड़ा सा बात कर लीजिए भरपेट में कौन सा समास?
तो भरपेट में अवयवी भाव समास, कौन सा समास? अवयवी भाव समास। भर जोर पेट बराबर भरपेट होता है, समझ रहे ना। चलिए आगे, बेखटके में बे मेरा क्या है? उपसर्ग है, इससे पकड़ लिए। चलिए अब कहीं कहीं थोड़ा सा इसको याद रखना है, एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप इस चीज को भी जानना जरूरी होता है। किसी को कि एक ही शब्द अगर कई बार आ रहा हो, एक ही शब्द अगर कई बार आ रहा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है या वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। बातें समझ में आई? अब देखिए, एक ही शब्द कई बार आने पर भी वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब एक शब्द कैसे आ रहा है? एग्जाम्पल से देखिए क्या लिखा हुआ है, हाथों हाथ। तो क्या बनाएंगे इसको? हाथ जोड़ हाथ बराबर हाथों हाथ, हाथ जोड़ हाथ बराबर हाथों हाथ। तो हाथ और हाथ दो बार आया, एक ही चीज कितना बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। जब एक ही चीज दो बार आएगा तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब जैसे देखिए, दीनों दिन है दूसरा एग्जाम्पल, दीनों दिन। तो दीन जोड़ दीन बराबर दीनों दिन। और दिन लगातार सेम ही वर्ड आया, सेम ही शब्द आया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे तत्पुरुष समास को थोड़ा समझिए। अब दूसरा नंबर पे मेरा तत्पुरुष समास है। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसको बोलेंगे? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दोसर का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच की जो कारक चिन्ह होती है बेटा, कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह हट जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, तो उसे ही अव्ययी भाव समास नहीं बोल के क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। मतलब यूं बात करें तो तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति चिन्ह लुप्त रहता है। अब बोलिए कि सर उससे नहीं समझे, तो चलिए ट्रिक से समझ लीजिए। किससे? ट्रिक से समझना है। ट्रिक ये कहता है कि दूसरा पद छोटा होता है। अब कहता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? दूसरा पद छोटा होता है, याद रखना है। कौन सा पद? दूसरा पद। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, राजकुमार बराबर राजा का कुमार। तो अव्ययी भाव का दूसरा पद क्या होता है? छोटा। अब देखिए, दूसरा पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया, राजा बड़ा की कुमार बड़ा। तो राजा बड़ा, छोटा कौन? उसका बेटा, जिसको आप कुमार बोल सकते हैं। तो बोलिए ना सर, राजा एक नंबर बड़ा हो गया और 2 नंबर ये कुमार जो है, मतलब बेटा जो है, ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो वही कहता है ट्रिक, दूसरा पद छोटा होता है। किस समास के दूसरा पद छोटे होते हैं? यह कौन सा समास ऐसा है जकर दोसर का पद का होता है? छोटा होता है। तो सर अव्ययी भाव समास का होता है। बातें समझ में आ गई? दूसरी बात, इस समास में कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है वह भी लुप्त होता है। देखिए, तो राजपुत्र है, राजपुत्र में इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा। ये का जो आ गया विभक्ति चिन्ह आ गया, लेकिन यहां क्या रहता है? लुप्त रहता है। देखिए अब एग्जाम्पल को अच्छा से समझिए। राजपुत्र में समास अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद बड़ा है, ये दूसर का पद है ही क्या है? पुत्र, छोटा है। राजा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा ही होगा राजा से। आगे देखिए, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा बड़ा होगा, ये पूर्ण क्या होगा? छोटा होगा। यशशाला, यश के लिए शाला, यश बड़ा है, शाला छोटा है, शाला मीन्स घर, या इसी को आप बोल लीजिए यज्ञशाला। तो यज्ञ के लिए शाला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब इसी तरह से आगे आप देखिए, पाप मुक्त में समास बताना है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त बराबर पाप से मुक्त। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास नहीं, तत्पुरुष समास। आगे देखिए,
शिवालय बराबर शिव का आलय, आलय छोटा शिव जी बड़ा, समझ रहे ना। आगे पुरुषोत्तम हो गया, पुरुषोत्तम होता पुरुषों में उत्तम, उत्तम छोटा हो गया पुरुष बड़ा हो गया। इसी तरह से काम चोर, काम के लिए चोर हो गया। चलिए आगे, आगे जो समास दिया हुआ है मेरा है गुणवाचक समास। क्या चीज, सॉरी गुणवाचक नहीं, इसको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है द्विगु, ये ट्रिक हम लिख दिए हैं। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु का अर्थ होता है गुना, क्या होता है गुना। अब ये गुना किसका होगा, संख्या का गुना होता है, किसका होता है संख्या का गुना होता है, किसका संख्या का। तो द्विगु समास ऐसे समास को बोलेंगे जिस समास में या जिस समास का पहला पद संख्यावाचक मिलेगा, जिस समास का पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है, उसे कौन सा समास बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पे बाद में लेके चलेंगे। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से पकड़िए आप, ट्रिक को पहले देख लीजिए। संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किस समास में होगा आपका, तो याद रखना है द्विगु समास में। और देखिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा, जब ये संख्या मिल जाएगा तो वो हमेशा समूह में ही आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखिए, चौराहा बराबर चार राहों का समूह। तो समूह तो एक व्यक्ति या वस्तु का या एक रास्ता का समूह नहीं हो सकता है, समूह होने के लिए संख्या चाहिए ज्यादा, समझ रहे ना। तो यहां क्या था, चौराहा में कौन सा समास, तो याद रखना है द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। चौराहे में कौन सा समास, द्विगु, क्योंकि फर्स्ट में जो ये आया चो, इसका अर्थ क्या होता है आपको मालूम है, चार होता है बेटा। तो ये चार मेरा क्या मिल रहा है, संख्या मिल रहा है। इसी तरह से त्रिकोण बराबर तीन कोणों का समूह, तो ये त्रि का अर्थ होता है तीन। तो ये तीन किस में आ गया, तीन हो गया मेरा संख्या। तो संख्या किस में आएगा, हमेशा याद रखना है कि द्विगु समास में संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा और पहले होगा, कहां होगा, पहले। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। जैसे देखिए तिरंगा, ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा का मतलब ऐसे भी हम लोग जानते हैं तीन। तो तिरंगा जो होता है हम लोग का ट्रिकोलर जो है, तिरंगा जो है वह तीन कलर का मिश्रण है। तो ये तीन मेरा क्या मिल रहा है, संख्या मिल रहा है। आगे देखिए त्रिलोक, इसी तरह से त्रि का मतलब तीन हो गया, त्रि का मतलब तीन हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है यहां पे, याद रखिए आप, द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है दो। नवरत्न, नवमीस होता है नौ। त्रिफला, त्रिमिस होता है तीन। सप्ताह, सप्तमीस सात, याद रखना है। ये सब का सब क्या है, संख्यावाचक है। तो संख्या वाले शब्दों का प्रयोग कौन सा समास में होगा, ट्रिक ही याद रखिए, किस में हो जाएगा, द्विगु समास में कि द्वंद्व में, द्विगु समास में। चलिए आगे लेके चलते हैं, आगे चलिए, ये सब उसी का है एग्जाम्पल। आगे कर्मधारय समास चौथा है। कर्मधारय समास थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रखिए, इसलिए कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमा, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें समझने की बात आपको यह है कि विशेषण और विशेष्य को, या तो विशेषण और विशेष्य को समझना है। तो समझिए, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण आपको बताए हैं किसी व्यक्ति वस्तु के जो विशेषता बतलाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाता है वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। मतलब विशेषण जो होता है किसी के विशेषता बतलाने वाला होता है। एक होता है विशेष्य, होता है विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे एक्स्ट्रा में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, काला कौवा बोलते हैं, काला कौवा। तो भैया काला कौवा में काला मेरा क्या हो गया,
ये काला हो गया आपका विशेषण, काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। और कौवा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कौवा क्या हो गया, विशेष, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेष्य होता है। किसकी, इस वाक्य में किसकी, काला कौवा। हम पूछते हैं ये काला जो है कौन है, तो कौवा है। कौवा का विशेषण न काला है, तो ये कौवा हो गया विशेष या काला हो गया आपका विशेषण। एक होता है प्रविशेषण, याद रखिए प्रविशेषण किसको बोलते हैं, प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यहीं पे लगा दीजिए अब बहुत, क्या लगा दीजिए, बहुत। अब यहां क्या हो गया, बहुत काला कौवा, तो काला मेरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये विशेषण का भी विशेषता बता रहा है ये बहुत शब्द, तो ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य किसको बोलेंगे आप इसमें समझ गए। तो चलिए कर्मधारय समास हम लोग का हेडिंग है, हम लोग का टॉपिक है अभी। अब कर्मधारय समास याद रखना है आपको, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमेय का क्या होता है, संबंध होता है, और विशेष्य और विशेषण या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सर ट्रिक पे समझा दीजिए। चलिए देखिए ट्रिक, कर्मधारय समास का ट्रिक जो होगा बेटा, पहला पद विशेषण होगा, इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होगा, दूसरा पद विशेष होगा, इससे समझना है। अब थोड़ा सा इसको नहीं समझ रहे हैं तो ये भी ट्रिक को याद रखिए, दूसरे पद की तुलना होती है। याद रखना है किस समास में या कौन सा समास में दूसरे पद की तुलना होती है, तो कर्मधारय समास की होती है। आगे देखिए थोड़ा सा, विग्रह करने पर मध्य में हाय जो, क्या आएगा, हाय जो के समान रूपी आते हैं। अगर हाय जो मिल गया विग्रह करने पर, के समान मिल गया या फिर आपका रूपी मिल गया, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। जैसे यहां एग्जाम्पल देखिए, कर्मधारय समास का चरण कमल बराबर चरण के समान कमल, तो चरण के समान कमल अभी के समान विग्रह करने पर बोले हैं। दूसरी बात ये भी बताए हैं यहां क्या होता है, तुलना भी होता है इस समास में। किस समास में, कर्मधारय समास में एक दूसरे का तुलना होता है, या एक दूसरे से फिर यूं बोल लीजिए तुलना होता है। तो कैसे होता है, चरण कमल, चरण के समान कमल, मतलब इस कमल का तुलना इस चरण से किया जा रहा है कि कमल जो है वह चरण के समान है। आगे देखिए, महापुरुष, महापुरुष का विग्रह महान है जो पुरुष, है जो आया, है जो किस समास में लगा रहेगा विग्रह करने पर, कर्मधारय समास पर। दूसरी बात कि अब तुलना होती है, महान है जो पुरुष, ये पुरुष का तुलना इस महानता से हो रहा है कि पुरुष में गुण जो है वह महानता का गुण है, पुरुष महान है, तो महान ही मेरा विशेषण हुआ। चलिए आगे देख, मृग नयन, मृग के समान नयन, तो के समान से पकड़ लिए। दूसरी बात, इस मृग का तुलना इस नयन से हो रहा या इस नयन का तुलना इस मृग से कैले जा रहा है। आगे देखिए, लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो आ गया विग्रह करने पर। दूसरी बात, तुलना हो रहा है इस मणि का इस लाल से तुलना हो रहा। नव युवक, नया है जो युवक, तो नया है जो युवक, है जो आया, यही तो ट्रिक है विग्रह करने पर। और नया शब्द क्या है, विशेषण है। नया क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, युवक का, कि युवक कैसा है, नया है। तुलना किसका हो रहा है, युवक का, कि युवक कैसा है, नया है। चलिए आगे देखिए, घनश्याम, घन के समान काला, के समान आ गया, याद रखना। आगे देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, अब कमल का तुलना नयन से हो रहा है। चलिए आगे देखिए, तो ये समझ गए होंगे। आगे लेकर के डायरेक्ट आपको चल रहे हैं हम आगे की समास पर। अब अगला समास जो है पांचवा मेरा है द्वंद्व समास। कौन समास है,
द्वंद्व समास याद रखना, द्वंद्व का अर्थ होता है उल्टा, द्वंद्व का मतलब होता है उल्टा, याद रखना। द्वंद्व समास जो होगा हमेशा ये उल्टा होगा एक दूसरे का। तो देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और मिलेगा अथवा मिलेगा या एवं लगता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता। मतलब आंख बंद करके याद रखना है, ये ट्रिक भी हो गया आपका कि द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होगा। इसको बनाने का ट्रिक है, द्वंद्व समास के एक पद दूसरे पद के उल्टे होते हैं, यह याद रखना है। परिभाषा तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ट्रिक पे बता दीजिए तो याद रख लीजिए, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल से पकड़िए। एग्जाम्पल में देखिए एगो पहला है पाप पुण्य, तो पाप का उल्टा पुण्य या पुण्य का उल्टा क्या हो गया, पाप हो गया। तो ये शब्द इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये है, तो उल्टा जब ये होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ट्रिक याद रखना। और जब इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या मिलेगा, और अथवा एवं, तो पाप और पुण्य तो बीच में आ गया और, तो विग्रह करने पर और मिला तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह से टोटल एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सुख का उल्टा दुख, गुण का उल्टा दोष, जीव का उल्टा जंतु, लोटा का डोरी, शिव का पार्वती, भात का दाल, थोड़ा का बहुत, भाई का बहन, जी का उल्टा जान। तो सब कहीं ना कहीं देख रहे एक दूसरे का उल्टा है। विग्रह करने पर और आया और आया, तो विग्रह करने पर और अथवा एवं किस समास में लगा रहेगा, द्वंद्व समास में लगा रहेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लीजिए। अपना का उल्टा पराया, राजा का रंक, देश का विदेश, भला का बुरा, सीता का राम, राधा का कृष्ण, दूध का दही, माता का पिता। तो आप कहीं न कहीं देख रहे हैं ये शब्द जो है एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टे है। जब विग्रह किए हैं तो सब में एक साइड और अथवा एवं लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास, द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आगे जो समास दिया हुआ है, आगे है समास हम लोग का छठा अंतिम समास है बहुब्रीही समास। कौन समास, बहुब्रीही समास। बहु मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा। तो बहुब्रीही समास क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होती है। मतलब जिस समास में एक भी पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे या चौथे पद की ओर इशारा करेगा, इंगित करेगा, तो वह मेरा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सॉरी, कौन सा समास, बहुब्रीही होगा। अब देखिए ट्रिक, विग्रह करने पर तीसरे अर्थ निकलता है। ट्रिक याद रखना है बहुब्रीही समास बनाने का कि जब इसका विग्रह करते हैं तो तीसरे अर्थ निकलता है। चलिए एग्जाम्पल से पकड़िए। जैसे चतुर्भुज, बराबर चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। चार गो भुजा किसको है, विष्णु जी को है, तो इसका तीसरे अर्थ निकल गया। इसी तरह से लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, यही तीसरे अर्थ निकला। दशानन, 10 हैं आनंद जिसकी, अर्थात रावण को 10 गो आनंद है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा, तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीही समास। आगे देखिए, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। आगे देखिए, निशाचर, रात में विचरण करने वाला, अर्थात भूत पिचास राक्षस होता है। चतुर्मुख, चार है मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी को 4 मुख है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुब्रीही समास जो होता है
ये तीसरे पद के और विग्रह करने पर इंगित करता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऐसे ये समास आपका खत्म हुआ। चलिए यहाँ तो ये द इंड हो गया, मतलब ये समाप्त हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा एक एक करके। तो चलिए आप लोग इसी को याद रखिए। तो फिर मिलते हैं कल।